लोकायन द्वारा आयोजित बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल में आपका स्वागत है। संवाद श्रृंखला में आज की कड़ी में हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश कुमार व्यास से और हमारी चर्चा का विषय होगा कला आलोचना में भारतीय दृष्टि। साथियों, डॉक्टर व्यास वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का परिचय करवाना क्योंकि एक रीत रही है इस कार्यक्रम श्रृंखला की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि एवं मुख्यतः कला आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। कलाओं पर अपने मौलिक चिंतन की वजह से उनका एक अलहदा स्थान है, जिस वजह से भी डॉक्टर व्यास को देश विदेश में बुलाया जाता रहा है। साहित्य, संस्कृति एवं कलाओं पर उनकी लगभग 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। कला आलोचना की उनकी पुस्तकें रंगनाथ, कलावाक, भारतीय कला और एनबीटी से प्रकाशित सुर जो सजे विशेष चर्चित रही है। उनके यात्रा वृतांत नर्मदे हर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक में केवल स्थानों की यात्रा ही नहीं बल्कि कलाओं के साथ भी वो संगत करते रहे हैं, और जैसे प्रकृति के मौन से लगातार संवाद उनकी इन यात्रा वृतांतों में नजर आता है। अभी हाल ही में कलाओं पर सद्य प्रकाशित उनका संग्रह रस निरंजन भी प्रकाशित हुआ है, और खुशी की बात यह है कि एक ही महीने में उसकी 1000 प्रतियां निकल चुकी है और दूसरे एडिशन की तैयारी है। तो यह है आज के हमारे विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। राजेश जी, आपका स्वागत है लोकायन की तरफ से। क्योंकि आप कला के एक सिद्धहस्त लेखक हैं, तो मैं अपनी बात एक कोट से शुरू करना चाहूंगा जो कि कलाओं को निरूपित करती है कि आर्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड, यानी कि जो कुछ भी हमारा कल्पना लोक है उसको साकार करने का अगर कोई जरिया है तो वो कला है। कलाओं को कलाकार द्वारा रचा जाता है और कला लेखकों द्वारा रसिकों तक पहुंचाया जाता है। आज हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि कला आलोचना में भारतीय दृष्टि को आप कहाँ देखते हैं। तो जो पहला प्रासंगिक सवाल बनता है वो यह है कि कला आलोचना का वर्तमान परिदृश्य क्या है और उसे आप कैसे आंकते हैं? चंद्र कुमार जी, कला परिदृश्य पर अगर बात करते हैं बहुत से स्तरों पर हम लोगों को यह भी विचार करना होगा कि कला लेखन है क्या आखिर। हालांकि आपने संकेत कर दिया इस बारे में कि रसिकों तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कला लेखक को भी रसिक होना बहुत जरूरी है। अगर कला लेखक रसिक नहीं है तो मुझे लगता है कलाओं को देखने की जो अनुभूतियां हैं, सुनने की जो अनुभूतियां हैं, उसको वो बहुत प्रभावी ढंग से पाठकों तक, श्रोताओं तक संप्रेषित नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है एक बड़ी प्रासंगिकता इस बात की है कला लेखन की कि पहले ये तय किया जाए कि कलाओं का जो परिदृश्य चल रहा है अभी जो है उसमें कितनी कुछ युगानुकूलता है। मैं कला लेखन की प्रासंगिकता की बात मैं बाद में आऊंगा। पहले थोड़ी सी ये बात करूं आपसे कि अभी जो स्थितियां चल रही है उसमें कलाएं धीरे धीरे हाशिए पे जा रही है, और उसका एक बड़ा कारण मुझे यह भी लगता है, जब भारतीय दृष्टि की अपन बात करते हैं तो एक गड्डमबड़ सा मुझे लगता है माहौल बनता जा रहा है कि कला पाश्चात्य है या भारतीय कला है, क्योंकि इसमें भेद करना भी मुझे लगता है बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। एक महीन भेद की बात तो बहुत अलग चीज हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि हर प्रस्तुति को जो है, मनोरंजक प्रस्तुति को जो है वो कला मान लिया गया है, जबकि कोई भी मनोरंजक प्रस्तुति वो कला नहीं होती है। पहली बात तो इस बात को हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कलाएं जो है वो अंतर्मन की अनुभूतियों का एक प्रकार से अन्वेषण होता है कलाकार के द्वारा। तो जब अंतर्मन की अनुभूतियों का अन्वेषण कलाकार करता है तो आप सोचिए उसको रचना बसना पड़ता है जिस कला से वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो नृत्य की कला है, संगीत की कला है, चित्रकला है, नाट्य या वास्तुकला है, कोई भी कला जो है। तो पहली बार जब कलाकार पूरी तरह से अपने आप को साध लेता है कला में, पूरा लीन हो जाता है, तो वो फिर एक साधक के रूप में प्रस्तुतियां देता है। तो मुझे लगता है कला लेखन की प्रासंगिकता भी यही है कि इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि जो कला लेखन दिखाई दे रहा है यत्र तत्र हमारे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, चाहे प्रिंट मीडिया में है, या फिर वेब मीडिया में, मैं आपको बता रहा हूं, तो वो जो कला लेखन दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा जो कला लेखन दिखाई दे रहा है हम लोगों को अभी, वो केवल सूचनात्मक दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि जितने समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं,
उनमें किसी आयोजन की सूचना दूसरे दिन प्रकाशित होती है, बड़े सुंदर चित्रों के साथ में, और प्राय भूल कर दी जाती है कि वह कला लेखन है। मुझे लगता है वो कला लेखन नहीं है, वो ठीक वैसा ही लेखन है जैसे दूसरे जो अनुशासन है, जो लिखने के पत्रकारिता के जो दूसरे अनुशासन जिस तरह के, जैसे अपराध समाचार है, राजनीतिक समाचार है, खेल समाचार है, आर्थिक समाचार है, ठीक वैसे ही समाचार कला लेखन का समाचार है। क्योंकि आप देखिए उसमें कहाँ अंतर है। शशांक जो है एक ऊपर ऊंचाई तक पहुंच गया या गिर गया अचानक, या आप देखिए खेल में किसी ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, या सामाजिक रूप से कहीं कोई आयोजन हुआ उसकी कर दी। तो कला लेखन में वही आ रहा है कि फला कलाकार की प्रस्तुति हुई और इतने वहां पे खचाखच हॉल भरा हुआ था और इतने चित्रों की प्रदर्शनी की गई, संगीत की जो प्रस्तुति हुई तो मन भाव विभोर उठा। तो चंद्र कुमार जी, एक चीज और आप देखिए कि कलाओं की जो सूचनात्मक लेखन की बात जो मैं कर रहा हूं, अगर उसको लेकर प्रासंगिकता की कला की बात करें, कला लेखन की, तो मुझे लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अधिकांश जो है, जैसे मैं कलाएं भी धीरे धीरे हाशिए पे जा रही है, ठीक वैसे ही कला लेखन भी जो है, मुझे लगता है लोप प्राय हो रहा है आजकल। लोप प्राय इसलिए हो रहा है, आप देखिए कि जो सूचनात्मक लेखन है उसकी ये उपादेयता तो है कि बहुत सारे लोगों को उसका एक जानकारी मिल जाती है कि इस तरह का कला आयोजन फला स्थान पर हुआ है। लेकिन आप बताइए उससे आगे उसकी क्या भूमिका रहती है। मैं व्यक्तिगत ये मानता हूं किसी भी कला लेखन की प्रासंगिकता इसमें है कि कोई कला आयोजन हुआ है, चाहे वो संगीत से जुड़ी हुई कोई कला प्रस्तुति है किसी कलाकार द्वारा की, नृत्य किसी ने प्रस्तुत किया कलाकार ने, आपके वास्तु से संबद्ध कोई विशेष आयोजन हुआ है, नाटक कोई मंचित किया गया है, बहुत बेहतरीन नाटक मंचित किया गया है, अगर वो उस पर कला लेखन कोई कलाकार के कला पर कोई लिख रहा है, लेखक जो है वो उसमें उत्सुकताएं जगाती है दूसरे पाठकों में, जो है दर्शकों में, जो है कि वो इतनी उत्सुकता जगाए कि दूसरे दिन मान लो 3 दिन तक प्रस्तुतियां चल रही है और कोई पाठक उत्सुक होकर देखे, लिखने को पढ़ करे कि मुझे भी जाना चाहिए वहां पर प्रस्तुति को देखने के लिए। अगर ये उत्सुकता जगा देते हैं, कलाओं के प्रति रसिकता अगर पैदा कर देता है कला लेखक जो है, तब तो उसकी प्रासंगिकता है। लेकिन अगर सूचनात्मक को ही कला लेखन माना जाता है, जैसा कि हो रहा है, तो मुझे लगता है उस कला लेखन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। और इस दृष्टि से भी विचार करने, क्योंकि कला की जब बात करते हैं इस दृष्टि से पर भी मुझे लगता है विचार करने की जरूरत है हम लोगों को कि कला लेखन किसको कहा जाए। क्योंकि दो तरह की चीजें हैं चंद्र कुमार जी। एक तो सैद्धांतिक कला लेखन होता है। सैद्धांतिक का मतलब यह है कि जो अकादमिक अनुशासन के अंतर्गत जो लिखा जाता है कि संगीत की अगर प्रस्तुति हो रही है तो उसमें आरोह अवरोह और जो दूसरे जो नियम अनुशासन है उसको लेकर कोई लेखक, कला लेखक लिखता है। चित्रकला में है तो रंगों और रेखाओं की भाषा को व्यक्त करते हुए उसमें व्यंजित करता है, किसी इस तरह का मामला है। नाटक में भी वो इसी तरह के जो रंग प्रदृश्य जो है, प्रेक्षागृह की जो है पार्श्व की जो भूमिका उसको लेकर लिखता है। दूसरा एक अलग तरह का कला लेखन है, वो तो अकादमिक होगा जिसमें बहुत सारे रेफरेंसेज आपको मिल जाएंगे उसमें। दूसरा चीज हम जैसे मैं व्यक्तिगत में मानता हूँ, मैं कला लेखक नहीं कला रसिक हूँ। और मुझे लगता है कि बगैर कला रसिक हुए आप कलाओं पे लिख नहीं सकते, और लिखोगे तो वो आपका संप्रेषित उस रूप में नहीं। तो इस महीन भेद को भी समझने की जरूरत है कि जो कलाओं पर लिखा जा रहा है वो किसके लिए लिखा जा रहा है। अगर उन लोगों के लिए लिखा जा रहा है जो कलाओं में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए लिखा जा रहा है जिनकी कलाओं से मतलब एक प्रकार से अपनत्व है और वो बाद में वो कला प्रस्तुतियां देखने के लिए उत्सुकता रखते हैं, तो मुझे लगता है पहले रसिक बनना पड़ेगा। कला लेखक अगर रसिक नहीं है, उसको संगीत, नृत्य, नाट्य तमाम जो कलाओं से अगर लगाव नहीं है, खुद रमता नहीं है वो कलाओं में, कलाकार के साथ खुद एक में एक नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो लिखना भी उसका इतना सार्थक नहीं होता, बल्कि उसका लिखा हुआ जो है बहुत अधिक कम्युनिकेट दूसरे लोगों को कर नहीं पाता है। तो इस रूप में भी कला लेखन की प्रासंगिकता को मुझे लगता है देखे जाने की जरूरत है। राजेश जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही। एक तो यह कि हर जो मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियां वो कला नहीं हो सकती, और दूसरा आपने कला लेखन की प्रासंगिकता पर बहुत बड़ी बात कही है। मैं इससे एक स्तर अगर ऊपर उठकर देखूं और आपसे अगर ये पूछूं कि जब कलाएं हाशिए पर जा रही है तो क्या ये वाकई में प्रासंगिक रह पाएगी हमारे समय में? जब मैं कलाओं की बात करता हूं तो उसमें संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि समस्त तरह की कलाएं हैं।
हमारे युग में इनकी अब क्या प्रासंगिकता मानी जाए? और क्या आप ये मानते हैं कि क्योंकि कला लेखन एक तरह से सूचनात्मक लेखन हो गया है, तो इस वजह से भी लोगों का जो रुझान है वो इस तरफ कम हो रहा है? संजय कुमार जी, ये बात गंभीरता की है जो आपने कही उसमें कि कला लेखन सूचनात्मक क्यों हो गया है? इस पर भी गहराई से विचार करना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं देखिए मैं आपको बताऊँ। एक तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में बीट विभाजन किया हुआ है। तो सांस्कृतिक संवाददाता नाम की चीज़ धीरे-धीरे खत्म हो रही है मैं आपको बताऊँ। क्राइम रिपोर्टिंग जो व्यक्ति कर रहा है, उसको सांस्कृतिक बीट दे दी जाती है कई बार। आर्थिक रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको सांस्कृतिक बीट दे दी जाती है। क्योंकि वहाँ ये भेद नहीं देखा जाता कि किसी पर्टिकुलर जो कलाओं का अगर लिख रहा है, तो उसके लिए उसको रसिक होना भी पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपसे जो कह रहा हूँ। कला लेखन भी अपने आप में एक प्रकार की साधना है। ऐसा मान लिया जाता है बहुत से लोग कि कला लेखन बहुत आसान है। और कहनी भी चाहिए मुझे लगता है कि आपने पढ़ा किसी चीज़ को और आपको लगता है वाह! ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। अगर ऐसा है तो कला लेखन सार्थक है। लेकिन ये बड़ी बात है कि वो सूचनात्मक तो लिखा जा सकता है, कोई भी लिख सकता है। और उसके लिए मैं आपको बताऊँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी बहुत शब्दावली आप समझ लीजिए, संगीत की प्रस्तुति हो रही है तो आप लिख दीजिए कि भाव विभोर उठे, मंत्रमुग्ध कर दिया उन्होंने। करतल ध्वनियों से जो है गुंजायमान हो गया जो दृश्य। चित्रकला में बिल्कुल ऐसे शब्द हैं कि नारी संवेदना के चित्र प्रदर्शित किए गए, उन चित्रों को पढ़कर जो है, उन चित्रों को देखकर मन जो है बहुत ही अंदर से विभोर हो गया जो है। ऐसे ही नाट्य की प्रस्तुति करेंगे, उसकी प्रस्तुति औसत थी, उसकी ऐसी थी और वो नाटक जो है अंदर तक प्रभावित कर गया हमें। अगर ऐसा लिखा जा रहा है, तो मुझे लगता है वो कला लेखन नहीं और सूचनात्मक भी नहीं नाम होता। क्योंकि कलाओं का लेखन जो है, बहुत अध्ययन और उसके साथ-साथ आपकी परिष्कृत रुचि की परिणति होती है। अगर आप कलाओं पे लिख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल। पंडित जसराज आए हुए थे बहुत पहले यहाँ पर जयपुर में और विद्याश्रम में उनका प्रस्तुति थी। मैं चूँकि लगाव है सुनने का मुझे, तो मैं चला गया सुनने के लिए उनको और मांडुक्योपनिषद से उन्होंने शुरुआत की, गायन की जो है। और वो इतना बेहतरीन गान उनका उस दिन हुआ मैं आपको बताऊँ, कि मैं अंदर तक मतलब पूरा यूँ लगा कि मतलब रस-सिक्त हो गया हूँ पूरी तरह से और संपन्न हो गया यूँ समझ लीजिए पूरी तरह से। मैं जैसे ही घर पहुँचा और मैंने जो अनुभूतियाँ थी मेरी, वो कागज़ पे उतारी और दूसरे दिन थोड़ा-सा उसको ढंग से जो है लिख दिया और एक आर्टिकल बन गया। खैर वो छप गया बाद में, पंडित जसराज को भी बड़ा पसंद आया, उनसे संवाद भी हुआ, लंबी मुलाकातें बाद में होती रहीं। मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपको कि अगर किसी प्रस्तुति ने आपको अंदर तक झकझोरा है, अंदर तक आपको रस-सिक्त किया है, अंदर तक आपको संपन्न किया है, तो आपसे लिखवा लेता है कई बार, वो आपका कलाकार जो है, अंदर का जो है। तब आप लेखक नहीं होते हैं और तब आप एक एक अपने आप में जो शब्द झरने लग जाते हैं। ऐसा अगर लिखा जाता है मैं आपको तो मतलब वो मेरा नहीं, कोई भी लिखे मैं आपको बता वो लिखा जाता है तो आप देखिए उसका महत्व भी है और वो अगर छपता है कहीं पर तो कई लोग उसको पढ़ेंगे भी और इसके लिए मुझे लगता है कि एक तो रुचि ज़रूरी है व्यक्ति की। दूसरा बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए कि कौन से सप्तक में सुर लग रहा है आपका, आरोह-अवरोह में है या नहीं है, तान क्या है, आलाप क्या है, इन थोड़ी मीन क्या है, मुर्की क्या है। अगर संगीत में तो बेसिक शब्दावली जो है, थोड़ी बहुत आपको उसका ज्ञान मुझे लगता है होना चाहिए एक। ऐसे चित्रकला की बात है तो आपको ये पता होना चाहिए कि चित्रकला का इतिहास क्या रहा है। रंग और रेखाएँ अगर बरत रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अगर चित्र हो रहा है, तो वो केवल एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये नहीं कि आकृतिहीन है सब चीज़ें वहाँ पर। जो कुछ दिख रहा है उसके भीतर बहुत सारी आकृतियाँ हैं। आप देखिए वहाँ पर चित्र में जो है। और एब्स्ट्रैक्ट का एक मतलब ये भी होता है कि किसी खास आकृति का अंश अलग-अलग रूप में ले लिया गया है। किसी से कहीं अंश ले लिया, किसी से कहीं अंश ले लिया और एक अलग रूप में जो है रचना। आप देखिए रजा जब चित्र बनाते थे किसी ज़माने में, सतपुड़ा के पहाड़ों पर बैठ के चित्र बनाया करते थे और वो बिल्कुल लैंडस्केप बनाया करते थे। हुसैन को देख लीजिए, हुसैन की शुरुआत के चित्र जो है पौराणिक कथाओं गाथाओं पे उन्होंने बड़ी चित्र श्रृंखला बनाई थी किसी ज़माने में जो मैं आपको तो जितने बड़े कलाकार हैं, वो पहले आकृति में रचते रहे अपना कुछ न कुछ जो है और धीरे-धीरे आकृति से फिर वो जो है एब्स्ट्रैक्ट ये ठीक वैसे ही है जैसे चंद्रकुमार जी जब कविता शुरुआत में व्यक्ति लिखता है, जैसे मैं भी लिखता तो बड़ी सपाट बयानबाजी होती है। हम लोग जैसा महसूस करते हैं चीज़ उसको लिख देते हैं वहाँ पर। लेकिन ये कला नहीं है मैं आपको कलाएँ अनुभूतियों का अन्वेषण है एक प्रकार से
और हम जब अनुभूति का अन्वेषण करते हैं, अपने अंदर अंतर्निहित अनुभूतियों का अन्वेषण करते हैं, तो अंतर्निहित अनुभूतियों का अन्वेषण जब कलाकार करता है तो आप सोचिए बहुत नया हर बार रचता है। आप देखिए संगीत में पंडित भीमसेन जोशी राग भैरवी में गा रहे हैं, उसी राग भैरवी में पंडित जसराज गा रहे हैं, उसी राग भैरवी में कुमार गंधर्व गा रहे हैं, उसी राग भैरवी में जो है कुमार मंगलम गा रहे हैं, और उसी राग भैरवी में आप देखिए और दूसरा जो कलाकार जितने भी किशोरी अमोणकर गा रही, लेकिन हर कलाकार ने उस राग में अपने आप को अलग तरह से साध लिया है। राग का अनुशासन वही है ना, उसका प्रहर वही है जिस प्रहर में गाई जाती है, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद हर कलाकार ने अपना कुछ नया रचा है उसमें। ये जो नया रचना है मैं आपको बता रहा हूं, वो उस कलाकार का आंतरिक अन्वेषण है अपनी कला का। मैं आपको बता, इसी तरह से कला लेखक के साथ भी मैं आपको बता, अगर मोनोटोनी हो रही है किसी बात को लिखने की, हम कुमार, मुझे याद है कि आप देखिए कि प्रयाग शुक्ल जो संगना संपादित करते थे, और एक दिन उनका फोन आता है कि रहे जी आप अमीर खान साहब पे जो है मुझे एक आर्टिकल चाहिए। तो मैंने कहा कब चाहिए? एक सप्ताह में आप दे दीजिए। अब अमीर खान साहब को जब एक सप्ताह में आर्टिकल देने का हुआ तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है, कैसे दे पाऊंगा? तो उनका नहीं, आप कोशिश कीजिए। अब मैं ऑफिस से जब भी आता अमीर खान साहब के रिकॉर्ड लगा देता था। एक सप्ताह नहीं बल्कि 3 महीने लगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और लगातार इतना मैं उसमें डूब गया कि अमीर खान साहब की गायकी से एक प्रकार से लगाव हो गया, आंतरिक लगाव में। इतना अद्भुत उनका गान मैं आपको बता, और वो जो 3 महीने तक मैंने सुना, मैं आपको बताऊं, वो फिर बाद में जो है लिखा गया, और अब खुद भी पढ़ता हूं तो लगता है कैसे लिखा गया। ऐसे चित्रों के साथ मैं आपको बता रहा होता है, आप किसी चित्र को देखते हैं और देखने के बाद में आपको बार बार उकसाता है वो चित्र फिर से अपने आप को देखने के लिए। ये उस कलाकार की सफलता है, मैं आपको बता रहा हूं। और जितनी बार आपको उकसाएगा वो चित्र, उतनी बार आप नए ढंग से उस पर विचार करेंगे लिखने की। ऐसे नृत्य के साथ में, आपने किसी नृत्य की भंगिमा को देखा, आप देखिए उदय शंकर जो है नृत्य सम्राट कहे जाते हैं। आप सोचिए कि एक मूर्तिकार जो है एलिस बोनर जो है, वो ज्यूरिख में पैदा होती है और उदय शंकर का नृत्य देखती है वो एलिस बोनर, और इतनी मुग्ध हो जाती है उस नृत्य पे, उनके उदय शंकर के नृत्य पे, कि वो भारत चली आती और भारतीय कलाओं पर अनुसंधान करती है। मुझे पता है कि भारत कला भवन जो वाराणसी में जो है, मैं बहुत साल पहले वहां गया था, एक व्याख्यान था मेरा जय कृष्णामूर्ति फाउंडेशन की तरफ से, तो एलिस बोनर कला भी थी है भारत कला भवन ऊपर, और उसमें एलिस ने जो जो शोध अनुसंधान भारतीय कलाओं के मंदिरों पे जो किया है, खुद वो अच्छी रेखांकन करती रही। तो ये एक कलाकार की ताकत आप देखिए क्या है कि उदय शंकर का जो नृत्य है वो किसी कलाकार को, मूर्तिकार को इतना मुग्ध करता है कि वो सदा के लिए उस कला के होकर रह जाता है। क्या है ऐसा उस नृत्य में, आप बताइए। वह उदय शंकर, आप सोचिए, झालावाड़ से राजघराने से संबद्ध रहे, मतलब उनके परिवार के। उन्होंने क्या किया नृत्य में, बेले का और भारतीय नृत्यों का मेल किया। और आप जानते हैं कि उदय शंकर का नृत्य कितना, और वो कहां से आया, वो उन्होंने गौरी नृत्य देखा बचपन में जो है, उदयपुर में गौरी नृत्य होता है, आप लोगों को पता है, लोक नृत्य जो है, गौरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इन तमाम नृत्यों का मेल करके उसके साथ बेले का जोड़ करके वो जो उन्होंने जीवंत किया, आप सोचिए एक अलग रूप नृत्य का जो है, वो इतना जबरदस्त पॉपुलर हुआ वर्ल्ड वाइड में, आपको बता, विश्व भर में, कि लोग मुग्ध हो गए भारतीय नृत्य के। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सब कलाओं के साथ और कला लेखन के साथ भी मुझे लगता है यही बात लागू होती है कि वहां जड़त्व तो नहीं होना चाहिए। हमने अगर ये तय कर लिया कि ये पैरामीटर है लिखने का, हमने ये तय कर लिया कि नृत्य तो इन चीजों पर आधारित होगा, हमने ये तय कर लिया कि आप देखिए रविशंकर को देखिए, पंडित रविशंकर का सितार जो है वैश्विक स्तर पर गुंजायमान बात है। बीटल्स के साथ भी उनकी संगत हुई। आप देखिए अल्लाह रखा खां साहब के तबला, और जब पंडित रविशंकर का सितार बज रहा है, बीच में रविशंकर सितार रख देते हैं अलग से, और एक मौन की जो धुनी, आप सोचिए, मौन की भी कोई कहेगा कोई धुनी होती है, लेकिन वो जो उन्होंने एक नए प्रयोग जो किए उस समय से जो है, और पंडित रविशंकर ने भारतीय रागनियां जितनी भी है उनसे कहीं पर भी अपने आप को तिरोहित नहीं करते हुए भी, जो तमाम जो दूसरा, चाहे लोक म्यूजिक, लोक संगीत है, चाहे पश्चिम का संगीत है, उन तमाम चीजों को सम्मिलित करते हुए अपना एक नया मुहावरा आप देखिए सितार में रचा।
तो मुझे लगता है कि कला लेखन के साथ भी यही है कि अगर आपका मुहावरा नया है, आप नए-नए ढंग से उसको लिखते हैं, तो मुझे लगता है उसकी सार्थकता है। अन्यथा मुझे लगता है कि फिर अगर आप खुद रससिक्त तो नहीं है, तो फिर आप पाठकों को, दर्शकों को जो है ना, वो भी रससिक्त कर नहीं सकते। तो इस बारे में मुझे लगता है विचार करने की ज़रूरत है कि हम जो कला लेखन है, वो आपकी साधना है या फिर आप केवल वैसे लिखने के लिए लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई भी अगर लिखने के लिए लिख रहा है, तो उसको फिर आपको कला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कला अनुभूतियों का अन्वेषण तो है ही, साथ ही साथ इस बात को विचार करना, कला मनोरंजन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कला जादू नहीं है। जी, क्योंकि अगर कला जादू है, कला अगर मनोरंजन है, तो फिर तो हर चीज़ को आप कला कहना पड़ेगा आपको। तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा कि कौन-सी कला है, कौन-सा मनोरंजन है। कला मन को रंजित करती है, लेकिन मनोरंजन नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। क्योंकि मनोरंजन तो आदमी का वैसे आपने भी, और मनोरंजन लंबे समय तक, एक और भेद है मैं आपको समझाऊँगा। मनोरंजन व्यक्ति को लंबे समय तक संपन्न नहीं कर सकता मैं, लेकिन कलाएँ व्यक्ति को दीर्घ काल तक जो है संपन्न करती है और संपन्न करती रहती है। तब भी जब हम कला का प्रत्यक्ष आस्वाद कर रहे होते हैं, और तब भी जब हम कलाओं उस पर्टिकुलर जो कला है, उससे दूर होते हैं, तब भी आपके अंदर अंदर जो है वो संपन्न कर रही है। राजेश जी, आपने जो बातें कही उससे एक चीज और उभर कर आ रही है कि अभी तक कला लेखन में भारतीय कला दृष्टि को शायद इग्नोर किया गया है और बहुत से जो सैद्धांतिक रूप हम अंगीकार करते हैं वो पाश्चात्य जगत से ले आते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन फिर हम अपनी कलाओं को भूलते जाते हैं। तो कला लेखक के रूप में आपको क्या लगता है कि एक बुनियादी फर्क क्या है भारतीय कला दृष्टि में और पाश्चात्य कला ये दृष्टि में? अच्छा सवाल किया चंद्रकुमार जी आपने। मुझे लगता है कि इस सवाल पर जो है विमर्श होना चाहिए। देखिए, अपने आप एक बड़ी परंपरा रही है, मैं आपको लिखने की, कला लेखन की भी बड़ी परंपरा रही है। लेकिन मुझे लगता है हम लोग भुलाते चले गए उस परंपरा को। हमारे साथ क्या हुआ कि बड़े लंबे समय तक गुलामी को झेलना पड़ा भारत को, जो है अंग्रेज आए यहाँ पर। और आप देखिए कि उस दौर में जो है भारतीय कलाएं भी जो है वो लोगों से दूर हुई, क्योंकि नई चीज के प्रति आकर्षण होता है। पश्चिम ने आकर्षित भी किया हमें गुलाम के साथ साथ करने के साथ साथ। एक बड़ी साजिश भी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो साजिश ये हुई कि जो कलाएं, भारतीय कलाएं जो है, वो अगर आनंद कुमार स्वामी जैसे लोग नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ, तो शायद म्यूजियम में भी हम लोगों को मूल कलाकृतियां आज दिखाई नहीं देती। मैं जी, ये साजिश ये हुई कि जो बहुत कुछ संपन्न चीजें थी हमारे यहाँ से, वो सब बाहर चली गई। और भारतीय कला दृष्टि की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, जब शुरुआत में जो कॉलेज खुले, आर्ट कॉलेज खुले हिंदुस्तान में, अंग्रेजों ने स्थापित किए सारे कॉलेज, और उस समय ये बात हमारे यहाँ पे एक बड़ी गड़बड़ी ये रही कि भारतीय कला को अगर देखें तो उसका इतिहास जो है काल क्रमानुसार नहीं किया गया, कि आबद्ध नहीं किया गया। पश्चिम का जो कला का इतिहास है वो पूरा क्रमबद्ध इतिहास है। उसको आप काल खंडों में विभाजित कर सकते हो, इस समय, इस समय, इस समय। इस दृष्टि से मुझे लगता है भारतीय कलाओं पे ज्यादा विचार नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है, मैं प्रस्तावित भी करता हूं कि क्यों नहीं भारतीय कला को भारतीय शिल्प स्थापत्य से जोड़ के, कालक्रम से जोड़ के देखा जाए। हम लोगों के यहाँ पे अभी देखिए, आनंद कुमार स्वामी एक बात, बहुत खूबसूरत सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय कला में कलाकार कहीं नहीं है, कला प्रमुख है वहां पर। कलाकार का नाम कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए, चाहे खजुराहो के मंदिर चले जाइए, आप बाकी जितने भी जो ये अजंता की गुफाएं ले लीजिए, आपको कलाकार का नाम कहीं नहीं मिलेगा। कला वहां पहले दिखाई देती है। वहां हम कलाओं के नाम पर ये करते हैं कि गुप्त कला है ना, गांधार कला है। वो ये एक अलग चीज उस रूप में मिल जाएगा, उस दौर की ध्वनित करती है वो चीज। तो जो भारतीय दृष्टि की आप चंद्र कुमार जी बात करें, बड़ी महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि को सबसे पहले मुझे लगता है प्रतिपादन आनंद कुमार स्वामी ने किया। उसके बाद कुछ प्रतिपादन उसका जो है आगे उसको जो ले जाने का काम महर्षि अरविंद ने भी किया। ये बहुत कम लोग इस बात पर इंगित करते हैं इस चीज को, लेकिन इन लोगों ने किया। और उसके बाद की परंपरा अगर देखें, उसके बाद जैसे आनंद कुमार स्वामी, महर्षि अरविंद, उसके बाद में आप देखिए भगवत शरण उपाध्याय, आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, इन लोगों का काम देखिए कि इन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे लगता है, कि भारतीय लोगों को कलाओं के नजदीक लाया जाए। अनंत कुमार स्वामी तो आप देखिए क्या उनका व्यक्तित्व था। आपको सिंहन, मतलब उनके जो है श्रीलंका में जो है उनका जन्म होता है, माता उनकी इंग्लैंड की होती है, और पिता उनके तमिल थे, उनके जो बड़े थे, मतलब ये जो मजिस्ट्रेट रहे उसमें। और अनंत कुमार स्वामी बचपन ही चले गए, लेकिन वो
बाद में साइंस की पढ़ाई की उन्होंने। उत्खनन के जब कार्य उन्होंने किए तो जो मूर्तियां मिली उनको, जो भारतीय देवी देवताओं की, उनसे उनको जिज्ञासा हुई कि ये क्या, कैसे विग्रह हैं, 4 हाथ है, गदा है, हस्त है, कमल है उसमें जो है। और उन मूर्ति, नटराज की मूर्ति मिली, और नटराज पे पूरी किताब उनकी आप देखिए। उन मूर्तियों को देखने के बाद उनको लगा कि भारतीय कला जो है वो केवल दिखने वाला, जो प्रत्यक्ष दिखता वही नहीं है भारतीय कला, बहुत गूढ़ मतलब उसमें तत्व समाहित है भारतीय कलाओं में। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही नहीं, उन कलाओं को देखने के बाद आपके अंतर्मन में बहुत कुछ घटित होता है, मैं आपको बताऊं। और आनंद कुमार स्वामी ने काम किया, मूर्तियों का जो खुदाई की, बाद में भारत भी आए, वो 2-3 बार आए भारत वहां पे, और उन्होंने उन मूर्तियों के बारे में पश्चिम को बताना चाहा कि देखिए भारतीय, तो उससे पहले मजाक उड़ाया जाता था भारतीय कला, ये कहा जाता था कि भारतीय कला तो क्या है, इनके पास कुछ है ही नहीं, ये तो मतलब अध्यात्म से जुड़ी हुई सारी कला। ये बात सही है, भारतीय कला अध्यात्म से जुड़ी रही है, लेकिन उसके भी बहुत गूढ़ तत्व है अध्यात्म के, बात होता। और वो जो नटराज का स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में जो आनंद कुमार स्वामी ने अपना जो व्याख्यायित किया चीजों को, वो बाद में एक नजीर भी बनी, मैं आपको बताऊं। पूरे विश्व में ध्यान गया भारतीय कलाओं की तरफ, और उन्होंने मूर्तियों का प्रदर्शन किया। बाद में वो बोस्टन संग्रहालय में भी, वहां पर भी वो रहे आनंद कुमार स्वामी जो है। तो मैं जो आपसे बात वो कहना चाहता हूं आपको, कि आनंद कुमार स्वामी के उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी थे, जो आलोचक, जो पश्चिम के, इंग्लैंड के, और के, जो उन्होंने खूब मजाक भी उड़ाया भारतीय कलाओं का, अजंता की कला का, दूसरी कलाओं का जो। लेकिन उस कलाओं के मजाक उड़ाने के जवाब में महर्षि अरविंद एक किताब लिखते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। वो इतनी जबरदस्त किताब है, मुझे लगता है कलाओं में रुचि रखने वालों को पढ़नी चाहिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और उसमें वो स्थापित करते हैं कि भारतीय कला जो है केवल धर्म का उपाय नहीं है, जीवन का जो मूल मतलब जो तत्व है, अंतर्निहित जीवन के जो सत्य हैं, उनको प्रकट करना जो है भारतीय कला में। अन्यथा तो आप देखिए माइकल एंजेलो की मांसपेशियां पश्चिम में दिखाई देगी आपको, दैहिक जो है एक बड़ा वो मिल जाएगा। लेकिन भारतीय कला में कृष्ण भी अगर दिखाई दे रहे हैं आप देखिए, तो अपनी समग्रता में है। कृष्ण का मतलब है तो बांसुरी साथ में, कृष्ण है तो गाय उनके साथ में, कृष्ण का मतलब है तो कदम्ब के पेड़ आपको दिखाई देंगे। तो एक पूरी समग्रता में जो है कृष्ण वहां पर ध्वनित होते हैं उस कला में, जो भारतीय कला। तो मुझे लगता है इस बात पर जो है, इन चीजों पर ध्यान बहुत कम गया, और हमने पश्चिम की शब्दावली तो उधार ले ली सारी, घनवाद ले लिया अपन ने, सौंदर्यवाद, सारी चीजें, सत्यम सुम सुंदरम भी हमारा नहीं है, मैं आपको बता, वो हमने उपनिषद में आती है अलग अलग रूप में उसमें जो है। तो मुझे लगता है इतना कुछ हमारा है अंदर उपनिषदों में, बल्कि हमारे यहाँ तो आप देखिए कि वैदिक जो परंपरा थी, वहां से चित्रकला की शुरुआत हो गई थी, मैं आपको। ये जो बात अमूर्त की कहते हैं हम लोग, ये अमूर्त कला जो है वो तो पश्चिम की देन है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वैदिक आप देखिए, जो आहुतियां दी जाती थी, यज्ञ जब होते थे, देवताओं का आह्वान किया जाता था, तमाम तरह के देवताओं का, और वो आह्वान करते हुए महसूस किया जाता है कि वो देवता प्रकट हो गया वहां पर, और पूरा माहौल उस समय उसमें रम जाता है, मैं आपको बता। कोई बात ये कहता, संस्थापन की बात करता है, इंस्टॉलेशन तो पश्चिम की कला है। मैं चंद्र कुमार जी आपको तो इंस्टॉलेशन भारतीय कला है शुरू से। हमारे यहाँ पे संस्थापन की बहुत मतलब पुरानी परंपरा रही है। कैसे बताऊं आप, जन्माष्टमी सजती है हमारे यहाँ पे, हम लोग पूरा एक एक इंस्टॉल करते हैं सारी चीजों को, कृष्ण को साकार कर देते हैं, मथुरा ले आते हैं वहां पर, कंस को ले आते हैं वहां पर, जेल बना देते हैं वहां पर। मुझे तो याद है बीकानेर में हम लोग, जो बुरादा होता था लकड़ी का जो है, उसको रंगते थे, अलग अलग कलर्स करते थे उसमें, और लीन हो जाते थे कई दिनों तक। वो पूरी जन्माष्टमी सजाते थे अपने स्तर पर, हम लोग खिलौनों वल्लों का एक पूरा संसार जो आप देखिए, पूरा गोवर्धन पर्वत तक बना देते थे। शिव को मुझे याद आज भी, शिव की मूर्ति लाते थे, कहीं कहीं इंजेक्शन जो होता था वो करके, ताकि जटा में जो है वो गंगा जो है आपको दिखाई दे रही। इसी तरह से आप देखिए दुर्गा पूजा होती है हमारे यहाँ, कितनी पुरानी परंपरा है, 9 दिन तक दुर्गा का श्रृंगार करते हैं, हम भाव विभोर हो जाते हैं, और एक क्षण वो आता है जब हम उसको विसर्जित करते हैं, दुर्गा गणेश को विसर्जित करते हैं। यह भारतीय कला में आपको बता रहा हूं कि कलाओं की संपूर्णता विसर्जन में है, ताकि फिर से नया सृजन हो। और ये दृष्टि मुझे लगता है पश्चिम में नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, जो भारतीय कला दृष्टि जो है। और मुझे लगता है इसकी बारीकी में अगर जाते हैं, भारतीय कला दृष्टि की इस बारीकी में जाते हैं, इस भारतीयता के बारे में जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोई आपको जरूरत नहीं है कि भारतीय कला दृष्टि क्या है। तो एक तो इस बारे में मुझे लगता है विचार करने की जरूरत है कि भारतीय कला दृष्टि बहुत संपन्न कला दृष्टि है, और उस पर अगर जाना है आपको, तो थोड़ा बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, उस शब्दावली को
कोई कहता है कि भारतीय कला की शब्दावली, मैं कहता हूँ उससे बड़ी कोई बौद्धिक दरिद्रता हो नहीं सकती। बहुत समृद्ध परंपरा, समृद्ध शब्दावली भारतीय कला की। राजेश जी, काफ़ी आपने महत्वपूर्ण बात कही भारतीय दृष्टि के संदर्भ में, और मुझे लगता है कि क्योंकि अन्य अनुशासनों की तरह इस अनुशासन में भी ऐसा हुआ है कि हम अपनी विरासत को भूल गए और शायद किसी और विरासत की तरफ हम चल पड़े। इस वजह से यह एक अ, ऊहापोह की स्थिति बनती है कि हम अपनी कला को नहीं पहचान पाते, और उसके लिए ना हमारे पास शब्द बनते हैं, ना कोई उसका व्याकरण बन पाता है, और उसका जो अंतिम परिणाम निकलता है वो यह है कि फिर कला आलोचक भी क्या लिखे, क्योंकि वो उससे कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो इस तरह एक जड़ से विमुख होने की प्रक्रिया आमतौर पर चलती रहती है। एक जो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात है वो यह भी है कि अमूमन कलाओं को रसिकों तक, पाठकों तक, दर्शकों की समझ तक पहुँचाने का काम जो लोग करते हैं, कला लेखक, कला आलोचक, देखने में ये आया है कि वो कला संवेदन को धीरे-धीरे छोड़ते जाते हैं। जबकि कला संवेदना को ही प्रकट करने का एक जैसे आपने कहा, अनुभूत्यात्मक संप्रेषण की एक माध्यम है कला। लेकिन अगर आप उसी मूल तत्व को छोड़ देंगे, तो कला लेखन में आप इसको कैसे फिर व्याख्यायित कर पाएँगे कि संवेदन कैसे उपजा उस कला से? आपने बड़ी अच्छी बात कही संदीप कुमार जी। संवेदन के बिना तो कला हो ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ। तमाम कलाएँ जो है, जितने भी कला अनुशासन है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जयपुर में पणिकर समारोह हुआ था, नाट्य समारोह, और मैं उसमें गया हुआ था। पणिकर जी से बड़े संबंध थे हमारे, पणिकर जी यहाँ पर आए थे। वो बड़ी उत्सुकता से नाटक दिखाया करते थे। 3-4 दिन तक मैं उनका सानिध्य मिला मुझे। एक दिन आप देखिए कि कर्णम भारम जो है, वो नाटक जो हो रहा था संस्कृत का जो है, हम लोग आगे बैठे हुए थे सोफे पे, और रविंद्र मंच पर जो प्रस्तुति हो रही थी, घटोत्कच का घटोत्कच के चरित्र का अभिनय एक कर रहा था कलाकार जो है, और हम बिल्कुल आगे बैठे हैं। आप देखिए, वो पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ उठाने को उपक्रम कर रहा था। कहीं कोई पहाड़ नहीं था, मैं आपको बताऊं। और हम आगे, जैसे उसने इस तरह से अभिनय किया पहाड़ उठाने का, कि हमें लगा कि हाथ थोड़ा बहुत छूट गया, कहीं हमारे पे नहीं गिर जाए पहाड़, और सिहर गए हम कि ये यहाँ कर रहा है, कहीं पहाड़ हमारे पे गिर जाएगा, जबकि वहां कहीं पहाड़ नहीं था। लेकिन जो पहाड़ उठाने का जो अभिनय था उसका, वो जो संवेदना उसकी, मैं आपको बताऊं, वो संवेदन दूसरों को भी वैसी संवेदित कर रही थी। तो कलाओं के साथ ये बात लागू होती है कि वहां जो कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है वह नहीं, दिखने के बाद जो मन में घट रहा होता है वो बड़ा सत्य होता है। ये बात संवेदना से जुड़ी हुई चीज है। हमने किसी नाटक को देखा, उसके बाद आपके मन में क्या घट रहा है, बहुत कुछ घटता है। वो जो अगर संवेदना जगाता है, चित्र को देखा, किसी चित्र को आपने, और देखने के बाद में आपके मन में वो चित्र घटित हो रहा है बार बार। ऐसे ही नृत्य को आपने देखा, किसी भाव भंगिमा पे अटक गया आपका मन, और आप कहते हो यार उस समय वो कैसे कर लिया उन्होंने जो। और अपने यहाँ तो देखिए पुराणों में आता है, एक बड़ा रोचक प्रसंग मैं आपको बताऊं। शिव पार्वती आपस में नृत्य की प्रतिस्पर्धा हो रही होगी, और दोनों इस तरह की लास्य उसकी मुद्राएं करते हैं नृत्य की जो है। जब शिव को लगता है अंत में कि पार्वती से जीत नहीं पाएंगे, तो अचानक वो पैर को इतना ऊंचा उठाते हैं वो, और वो बिल्कुल ठगी सी रह जाती है, क्योंकि स्त्री है तो ऐसा कर नहीं सकती वो, और शिव जीत जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो संवेदना का चरम जो है, हम लोगों की जो मान्यताएं हैं, हम लोगों के जो भाव संवेदनाएं हैं, उनमें कलाएं जो है रची बसी है। और मुझे लगता है बगैर इस संवेदना के कोई कला जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि संवेदना कलाकार में भी हो, और उस संवेदना को कला लेखक भी अनुभूत करे, और उस संवेदना को दर्शक और जो पाठक है उसको भी अगर उसी रूप में लेते हैं, तो मुझे लगता है उस कला की और कला लेखन की भी सार्थक। राजेश जी, अंत में मैं आपसे कुछ ऐसी बात पूछना चाहता हूँ जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते रहे हैं, और मेरे ख्याल से कला लेखन में आप जैसे जुड़े, उसका एक कारण शायद वो भी रहा होगा कि जितने कलाकारों से, जितने रचनाकारों से आपका एक सीधा संपर्क रहा है, आपका उनसे बल्कि लगाव रहा है, लोग आपको इस रूप में भी देखते हैं कि डॉक्टर राजेश व्यास, यानी कि लगभग हर बड़े कलाकार से इनका कहीं न कहीं कोई न कोई संपर्क रहा होगा, और मैं खुद भी जानता हूँ कि बहुत अरसे से आप ये सब काम करते रहे हैं। इसका कला लेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और दूसरा, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत लंबे समय तक नियमित कला लेखन का काम किया है, कला आलोचना के आपके स्तंभ रहे हैं, और
शायद ऐसा दूसरा उदाहरण मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई अनवरत रूप से कलाओं पर हर हफ्ते कहीं न कहीं लिख रहा है और वो लगातार लिख रहा है, उसमें बीच में कहीं गैप नहीं आता। तो आप कैसे देखते हैं कि एक कला आलोचक के रूप में आपके व्यक्तित्व में ये निखार, इन कलाकारों से सीधा परिचय, इनसे हुए आपके लंबे-लंबे साक्षात्कार 4-4 5-5 दिन तक चलते रहते हैं कई बार, और दूसरा आपका लगातार कला लेखन। तो इससे क्या एक कला आलोचक के रूप में आपको संतुष्टि मिलती है, या क्या इस तरह की प्रक्रिया होती है कि बहुत दुरूह प्रक्रिया है लेकिन आप इससे लगातार गुज़रते रहते हैं? जो मैंने बात पहले बताई थी आपको, उसी में देखो इसका उत्तर समाहित है कि मुझे कलाओं से हमेशा संपन्नता मिलती रही है। बचपन से लगाव रहा है संगीत नृत्य नाट्य से, और मैं मानता हूँ सौभाग्यशाली हूँ इस बात को लेकर कि चित्रकारों में रजा, मकबूल, फिदा हुसैन, इन तमाम लोगों से मेरा सारा को रहा, उन लोगों से सानिध्य भी मिला। संगीत में आप देखिए पंडित भीमसेन जोशी से निकटता थोड़ी रही, जंगली निकटता मिली। पंडित जसराज से बहुत अधिक निकटता रही, तो उनके साथ खूब सारा वक़्त बिताना मुझे बिताने को मिला। और भी तमाम जो नृत्य, नाट्य, पणिकर जी से संवाद रहा। नृत्य में सोनल मानसिंह जी, अब दूसरे भी जो कलाकार, उन सबसे बड़ा निकटता रही। और मुझे लगता है उस निकटता ने और अधिक संपन्न किया मुझे कलाओं से जो है। और मुझे लगा कि कलाएँ जो है, वो आपके जो यांत्रिकता है जीवन की जो है, आपकी भौतिकता की ऊहापोह जो है, क्योंकि मैं नौकरी से भी जुड़ा हूँ, राज्य सेवा का अधिकारी हूँ, तो बहुत सारी व्यस्तताएँ रहती है जीवन में जो है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं व्यक्ति को अपने लिए भी वक़्त निकालना होता है। और मुझे लगता है मेरा जो कला लेखन है, वो मेरा अपना वक़्त निकालने जैसा भी है। और मैं जब कभी यूँ समझ लीजिए कि आंतरिकता से बिल्कुल लबरेज हो जाता हूँ, तो मुझे कहीं कोई मार्ग दिखाई देता है जीवन में आगे बढ़ने का, तो कलाओं से मिलता है। कला संपन्नता से मुझे एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए ऊर्जा मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बायोलॉजिकल नीड भी है मेरी, और धीरे-धीरे कलाओं से इतना रम गया मैं, लगता है कि अब मैं नहीं पाता कि कलाएँ मुझसे दूर है या मैं कलाओं से दूर हूँ। तो एक कला आलोचक के लिए, कला लेखक के लिए अ, कलाकार और कलाओं की निकटता मुझे लगता है ज़रूरी भी है। तो राजेश जी, आपने जो महत्वपूर्ण बात इस पूरी चर्चा में कही कि हमें पूरा स्थापित करना पड़ेगा भारतीय दृष्टि को, कलाओं को देखने के नज़रिए के लिए, तभी हम अपनी कला को और समृद्ध कर पाएँगे और रसिकों को जोड़ पाएँगे। मुझे लगता है कि यही वो बीज सूत्र है, जो कला लेखन से या कला आलोचना से लगभग अ, विलोपित हो गया है। तो आज की इस चर्चा में आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए कला आलोचक हैं, जितने भी नए लेखक हैं जो कलाओं पे लिखना चाहते हैं, वो इस परिचर्चा से निस्संदेह कुछ न कुछ प्राप्त ज़रूर करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें कला और भारतीय दृष्टि से कलाओं में लेखन पर आपने कही। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।